Hello everyone, welcome to my UPSC. UPHCSC असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल स्टडीज़ के 34 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। ये टेस्ट नंबर 35 है। आपके एग्ज़ाम तक जितना भी पॉसिबल होगा कि कहीं किसी टॉपिक से, किसी यूनिट से, कहीं से क्वेश्चन और बाकी हैं, रह गए हैं, तो कोशिश रहेगी कि वो भी आपको कंप्लीट करवा दिए जाएं ताकि आपकी और ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा टाइमली। लेट्स बिगिन द टेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इंडियाज फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व्स? इनमें से पहला बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया का, देखिए इसका आंसर होगा नीलगिरी। नीलगिरी पहला बायोस्फीयर रिजर्व ये कब एस्टेब्लिश हुआ है? ये 1986 में एस्टेब्लिश हुआ है। देखिए यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है तमिलनाडु में, केरला में एंड कर्नाटका में। यहाँ पे इन 3 स्टेट्स में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड है। ये कब एस्टेब्लिश हुआ है? 1986 में। तो ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। साइन क्वा नॉन, ये जो इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ गुड रिसर्च इज, द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ गुड रिसर्च इज, ये वेल फॉर्मुलेटेड हाइपोथेसिस। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। द ग्रेट स्मॉग ऑफ 1952 टुक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? देखिए अभी जो कई सिटीज़ हैं इंडिया की जहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत डेंजर है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इनको डायरेक्शंस इशू किए थे क्योंकि दिल्ली में बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी। ऐसा 1952 में ये जिसको बोला जाता है ग्रेट स्मॉग ऑफ 1952, इसको एक और बोला जाता है किलर स्मॉग। यहाँ पे 4 दिन में अप्रोक्सीमेट 4000 लोगों की डेथ हुई थी स्मोक की वजह से। और आज अभी देखेंगे आप तो जो लंदन है वो एक वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट प्लेस में से एक गिना जाता है, जबकि 1952 में वहाँ सांस लेना मुश्किल था। तो गवर्नमेंट्स के ऊपर है कि वो किस तरीके से पॉल्यूशन को कंट्रोल करते हैं। The red list of IUCN provides the list of which of the following? देखिए जो IUCN का जितने भी टेस्ट हुए हैं लगभग सभी में जिक्र हुआ है और इससे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में आपके। ये जो रेड लिस्ट है IUCN की, इट प्रोवाइड्स द लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीसीज, जो खतरे में है स्पीसीज, थ्रेटन्ड स्पीसीज की ये लिस्ट प्रोवाइड करवाता है। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है, इसका ऑब्जेक्टिव है फॉर इवेल्युएटिंग द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पेसीज। और इसकी स्थापना कब हुई है? इट वाज फाउंडेड इन 1964 बाय IUCN। ये रेड लिस्ट ये पूरे वर्ल्ड की मेन अथॉरिटी है किस पे? कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ स्पेसीज पे। रेड लिस्ट की ये 1964 में हुई है। ये थ्रेटन्ड स्पीसीज की लिस्ट जारी करता है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज द इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी? समान अवसर की बात हो रही है।
ये आर्टिकल का कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है वो प्रोवाइड करवाता है। देखिए आपने देखा होगा जो विमेंस के लिए, बैकवर्ड्स के लिए, शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स के लिए आर्टिकल 64 में रिजर्वेशन का प्रावधान है, रिजर्वेशन का। सो जो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ये प्रोवाइड करवाता है आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया वाज एनेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है ये कब एनेक्ट हुआ है? इट वाज इन 1986। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इट वाज एनेक्टेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। और इससे एक क्वेश्चन और बनता है आपके एग्जाम में कि ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के बेस पे पार्लियामेंट में बना है। ये पार्लियामेंट ने बनाया था इसको एक्ट। सो इसको बनाया था आर्टिकल 253 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें जो भी एम्पावर्स हैं वो किसके पास हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द सेकेंडरी पोल्यूटेंट। जो देखिए सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कौन होते हैं? प्राइमरी पोल्यूटेंट्स वो होते हैं जो डायरेक्टली इमिट करते हैं सोर्स से। जैसे प्राइमरी पोल्यूटेंट की बात करें तो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बेंजीन वगैरह हैं, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं। लेकिन जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हैं वो डायरेक्टली इमिट नहीं करते हैं। ये जो फॉर्म होते हैं वो होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट विथ सम अदर कंपोनेंट्स। जैसे कि ये तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स का एग्जाम्पल है, आप ध्यान रखिएगा इनको। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कौन से होते हैं? सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स में देखें तो हम ओजोन है और फॉर्मेल्डिहाइड है या फिर प्रोक्सी एसिटिलीन है जिसको PAN बोलते हैं, प्रोक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट, प्रोक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट, या फिर स्मोग वगैरह है। स्मोग इज ए सेकेंडरी पोल्यूटेंट। सो इसका जो आंसर होगा सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या होगा? ये तीनों प्राइमरी पोल्यूटेंट है, ओजोन सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। देखिए एक लिस्ट जो जिनको पद्म अवार्ड मिला था उनकी लिस्ट बता रहा था मैं, एक दिन एक वीडियो है आप देखोगे तो पता चल जाएगा। उसमें जिनको पद्म अवार्ड मिला है, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट बोलते हैं, उनके बारे में जिनको पद्म अवार्ड मिला है उनकी सभी तारीफ करेंगे। और हम भी मानते हैं कि भाई ये ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं। अब जब कहा कि ग्रेटा थनबर्ग है वो सोशली इतना या ज़मीनी स्तर पे नहीं कर रहा है तो इसमें मैंने कुछ गलत नहीं कहा। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि आपने एक वीमेन को तो अप्रिशिएट कर रहे हैं, दूसरी वीमेन की इंसल्ट कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ मैं ग्रेटा थनबर्ग को एनवायरमेंटलिस्ट नहीं मानता हूँ। अभी आपका ओपिनियन है भाई, ज़मीनी स्तर पे उन्होंने क्या किया है वो आप मुझे बताइए, फिर बात करेंगे। भाषण देने से कुछ नहीं होता है। अरेंज द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एक्टिविटीज अडॉप्टेड बाय ए टीचर इन साइक्लिक ऑर्डर। और फिर हमें हमारे देश को देखना चाहिए, वो स्वीडन की है, हाँ कहाँ की है, हमें क्या करना है, वो क्या कर रही है, हमारे कंट्री में क्या हो रहा है अच्छे काम वो देखने हैं। अरेंज द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एक्टिविटीज अडॉप्टेड बाय ए टीचर इन साइक्लिक ऑर्डर। देखिए ये जो लर्निंग एक्टिविटीज़ है, प्रायोगिक लर्निंग एक्टिविटीज़, इनका साइक्लिक ऑर्डर क्या होगा?
इनका जो साइक्लिक ऑर्डर होगा, फर्स्ट होगा दिस वन, सेकंड होगा दिस वन अकोमोडेशन, देन इसके बाद जो साइक्लिक ऑर्डर होगा कन्वर्जिंग एंड देन डाइवर्जिंग। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, फोर्थ वन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए आप थोड़ा सा रिसर्च के जो क्वेश्चन है उनकी तैयारी कीजिए कि इसके क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में रेगुलर एक दो क्वेश्चन, तो उन पे भी आपको फोकस देना है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम? देखिए जो इकोसिस्टम है उसमें एनर्जी फ्लो का जो डायरेक्शन है क्या है? देखिए जो एनर्जी एंटर करती है प्लांट्स में वो किसके थ्रू करती है? एनर्जी जो प्लांट्स में एंटर करती है डायरेक्टली सूर्य के थ्रू करती है, और उसी को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस उसी को बोलते हैं हम द एनर्जी एंटर्स द प्लांट फ्रॉम द सन थ्रू द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब ये जो एनर्जी एंटर करती है ये एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में प्रोसेस करती है थ्रू द, उसको क्या बोलते हैं? फूड चेन। फूड चेन बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। फोटोसिंथेसिस क्या है? द एनर्जी एंटर्स द प्लांट फ्रॉम द सन थ्रू द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फूड चेन क्या है? ये जो एनर्जी है दिस एनर्जी इज देन पास्ड ऑन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर इन ए फूड चेन। ये सेकेंड स्टेप हो गया। एंड देन द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल। और यूनिडायरेक्शनल क्यों है? बिकॉज द एनर्जी लॉस्ट एज हीट फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ ए फूड चेन कैन नॉट बी रीयूज्ड। जो ये एनर्जी लॉस्ट हुआ है उसको रीयूज नहीं कर सकते हैं बाय प्लांट्स इन फोटोसिंथेसिस। इसीलिए इसको जो डायरेक्शन है वो यूनिडायरेक्शनल है। और भी किसी को कोई कमेंट है या कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, डिस्कस कर लेंगे। Who among the following said this? Directive principles of state policy are like a check on a bank payable at the convenience of the bank. ये किसने कहा है? देखिए ये जो कहा है ये प्रोफेसर केटी शाह है, लंदन इकोनॉमिक स्कूल से पढ़े हुए हैं, मैसूर यूनिवर्सिटी में भी प्रोफेसर रहे हुए हैं, ये सोशलिस्ट एडवोकेट इकोनॉमिस्ट रहे हुए हैं। इन्होंने ये कहा है डीपीएसपी के बारे में कि इट इज़ लाइक ए चेक ऑन ए बैंक पेबल एट ए कन्वीनियंस ऑफ बैंक। जो इसका आंसर होगा बी। विच अमंग द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वेटलैंड सिस्टम? वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट वेटलैंड सिस्टम ये पेंटानल है। इसका जो आंसर होगा वो होगा पेंटानल। ये सदर्न अमेरिका में है। और ये कहाँ पे है सदर्न अमेरिका? ये ब्राज़ील, प्रागवे, बोलिविया, अप्रोक्सीमेट 80% तो यहीं पे कवर हो करते हैं। यहाँ आपने सुना होगा सवाना, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ग्रासलैंड। इसको ये जो पेंटालैंड है इसको पेंटानल है इसको बोला जाता है इट इज़ ए लैंड ऑफ फ्लडड ग्रासलैंड, सवानाज एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? देखिए सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इनमें से कौन सा है? प्रियम्बल इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका आंसर होगा डी, प्रियम्बल इज कॉल्ड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंटलिस्ट फर्स्ट गेव द कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स? पहली बार
ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का कंसेप्ट किसने दिया है? एक्चुअली बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है? एक बायोजियोग्राफिक रीजन होता है विथ ए सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और जिसको थ्रेटन्ड हो बाय ह्यूमन हैबिटेशन, ह्यूमन हैबिटेशन की थ्रेट वजह से उसको थ्रेट हो, और एक बायोजियोग्राफिक रीजन हो जिसका सिग्निफिकेंस हो। ये टर्म पहली बार, इसका जो कंसेप्ट है ये दिया नॉर्मन मेयर्स ने। बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ utmost significance in the dynamics of resource management was coined in the Brundtland Commission report? ब्रंडलैंड कमीशन रिपोर्ट, इसका एक और नाम है, इस रिपोर्ट को एक और नाम से बोला जाता है, वो है ओवर कॉमन फ्यूचर। ओवर कॉमन फ्यूचर के नाम से भी बोला जाता है इसको, ये भी आप ध्यान रखना, इस नाम से भी पूछ लिया जाता है। ये जो रिलीज हुई थी ये 1987 में पब्लिश हुआ था ये रिपोर्ट। इसको पब्लिश किसने किया था? ये जो ब्रंडलैंड कमीशन रिपोर्ट है इसको पब्लिश किया था WCED ने, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इसने इसको पब्लिकेशन रिलीज किया था इसका। और ये किसके बारे में है? ये इंट्रोड्यूस करता है कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड डिस्क्राइब्ड इट हाउ इट कुड बी अचीव्ड। सो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड वन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट किससे एसोसिएटेड है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Which of the following are correct statements regarding the Cartagena Protocol on biosafety? It is supplementary treaty to the UNFCCC. ये सही है, कार्टेजेना प्रोटोकॉल। इट एस्टेब्लिश 10 हेडलाइन टारगेट्स नॉन एज इच टारगेट्स। ये देखिए इसमें 10 नहीं है, इसमें 20 टारगेट्स हैं, और ये है 2011 से 20। ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, डिकेड ऑफ बायोडाइवर्सिटी का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, वो इसी से रिलेटेड है, 20 हेडलाइंस हैं। सो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। द 2022 विंटर ओलंपिक विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? 2022 का जो विंटर ओलंपिक होगा वो कहाँ पे होगा? जो 2022 में विंटर ओलंपिक होगा वो बीजिंग में होगा, चाइना में। With which of the following Agenda 21 रियो समिट 1992 इज रिलेटेड टू? देखिए ये अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें ये UPHESC का फेवरेट टॉपिक रहा है, इसलिए इसके बारे में जितना पढ़ सको पढ़ लेना आप। इसका करेक्ट आंसर है, ये भी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। United Nations Conference on Environment and Development UNCD, it is also known as the Rio de Janeiro, ये जो ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो। अर्थ समिट और रियो समिट, रियो कॉन्फ्रेंस, अर्थ समिट, सब इसी को ही बोलते हैं। एजेंडा 21 ऑफ रियो समिट, रियो डी जेनेरियो समिट, अर्थ समिट, रियो कॉन्फ्रेंस, कई नाम है, कंफ्यूज करते हैं, या आप इसके अच्छे से पढ़ना इसको। Which of the following is our incorrect pairs regarding classification of biodiversity?
इसमें से इनकरेक्ट पेयर की बात कर रहा है। ये इनकरेक्ट पेयर, देखिए जो अल्फा डाइवर्सिटी है वो क्या होता है। अल्फा डाइवर्सिटी बिटवीन कम्युनिटी नहीं होता है, अल्फा डाइवर्सिटी होता है विथ इन कम्युनिटी। ये विथ इन कम्युनिटी डाइवर्सिटी है, दैट रेफर्स टू द डाइवर्स ऑर्गेनिज्म शेयरिंग द सेम कम्युनिटी या हैबिटेट। सो विथ इन कम्युनिटी इज अल्फा डाइवर्सिटी। जो बेटा डाइवर्सिटी है ये विथ इन नहीं होता है, विथ इन अल्फा होता है। बेटा डाइवर्सिटी ये बिटवीन कम्युनिटी होता है, बिटवीन कम्युनिटी, बिटवीन द कम्युनिटीज। जो गामा डाइवर्सिटी है ये सही है, ये ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी है, ये सही है, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है इनकरेक्ट। सो फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों इनकरेक्ट है। इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड सी। Which of the following are correct statement about state of forest reports? State of forest report की बात हो रही है। करेक्ट स्टेटमेंट देखिए, द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट इज ब्रॉट आउट बाय फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून। ये गलत है, बिकॉज जो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है इट इज ब्रॉट आउट बाय एफएसआई। एफएसआई क्या है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ये फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून नहीं एसोसिएटेड है इस रिपोर्ट के साथ। ये रिपोर्ट कौन निकालता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। द फॉरेस्ट कवर असेसमेंट ऑफ इंडिया इज पब्लिश्ड इन द एनुअल रिपोर्ट। ये जो फॉरेस्ट कवर असेसमेंट ऑफ इंडिया ये जो पब्लिश होता है ये एनुअल नहीं होता है, एक्चुअली ये बाई एनुअल है, साल में 2 बार। ये बाई एनुअल है, सो इसका जो ये दोनों ही इनकरेक्ट है। सो डी इसका करेक्ट आंसर होगा, दोनों में से कोई सा भी सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, which among the following multilateral conventions seeks to protect the human health and environment from persistent organic pollutants? So इसका जो करेक्ट आंसर होगा, टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट फ्रॉम परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, ये स्टॉकहोम कन्वेंशन है। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये एक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट ट्रेटी है और ये कब साइन हुई थी? ये साइन हुई है 2001 में, मई 2001 में ये साइन हुई थी। और ये कब से इफेक्टिव हुई है? ये 2004 से इफेक्टिव हुई है। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। द मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड इज ए रजिस्टर ऑफ, ये मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड है, इट इज ए रजिस्टर ऑफ वेटलैंड साइट्स अंडर द थ्रेट ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। जहाँ मानव की वजह से थ्रेट है उनका रजिस्टर है ये वेटलैंड साइट्स का। Which of the following statement is are correct about the Bhatarkanika mangroves? Bhatarkanika mangroves, it is a Ramsar site, करेक्ट पूछा जा रहा है। इट इज ए रामसर साइट विच इज लोकेटेड इन द डेल्टाइक रीजन ऑफ वंशधारा एंड सुबर्णरेखा रिवर्स। ये गलत स्टेटमेंट है। ये डेल्टाइक रीजन है ब्रह्मणी और जो बैतरानी रिवर्स है उनका। इट हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ साल्ट वाटर क्रोकोडाइल इन द कंट्री। सो ये स्टेटमेंट सही है। ये ध्यान रखना आपको, ये डेल्टाइक रीजन वंशधारा और सुबर्णरेखा का नहीं है,
बैतरकनी का मैनग्रोव्स है जो ब्रह्माणी और बैतरानी रिवर्स का है। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। The access and benefit sharing protocol adopted by COP10 at Nagoya is regarding the fair and equitable sharing of benefits arising from the use of। देखिए ये COP10 की बात है, अभी COP26 हुआ है, उसके बारे में भी आप पढ़ना। जो COP10 है वो एसोसिएटेड है जेनेटिक रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ, द जेनेटिक रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल विच वाज रिसेंटली लॉन्च्ड। देखिए ये एक काफ़ी बड़ा अचीवमेंट कह सकते हैं इसको इसरो का। ये इसरो इसका है नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल। इसकी वजह से इंडिया बिकेम आत्मनिर्भर और सेल्फ रिलायंट इन विच इन मेजरिंग द टाइम विथ इन द रेंज ऑफ नैनो सेकेंड विथ एन एक्यूरेसी लेवल ऑफ 2.8 नैनो सेकेंड। अब क्या है, नाउ इंडियन जो स्टैंडर्ड टाइम है मैच द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम विद द एक्यूरेसी रेंज ऑफ फ्यूअर देन 3 नैनो सेकेंड और 2.8 नैनो सेकेंड। इसके बारे में आप ज़रूर पढ़ना। ये इसका अभी थोड़े टाइम पहले ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च किया था ये नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल। और ये कब किया था, जब उन्होंने इनॉग्रेशन किया था नेशनल मेट्रोलॉजिकल कॉन्क्लेव का। नेशनल मेट्रोलॉजिकल कॉन्क्लेव का उन्होंने जब ये इनॉग्रेशन किया था तभी ये नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल उन्होंने लॉन्च किया है। इससे क्या होगा एक्चुअली, जो इसरो है अब और एक्यूरेसी के साथ वेदर फोरकास्ट या डिजास्टर मैनेजमेंट या टेलीकॉम, डिफेंस, रेलवे, बैंकिंग, इनमें और एक्यूरेसी के साथ मेजर कर पाएगा। ये है इसका मेन मोड। पायोनियर्स इज ए प्रोग्राम ऑफ विच कंट्रीज स्पेस एजेंसी। देखिए जो पायोनियर्स है ये प्रोग्राम है यूएसए का। यूएसए की जो स्पेस एजेंसी है नासा, उसका ये प्रोग्राम है। और ये प्रोग्राम क्या है, इसमें इन्होंने अप्रूव किया है 4 स्मॉल स्केल एस्ट्रोफिजिक्स मिशंस को। और वो 4 स्मॉल स्केल जो एस्ट्रोफिजिक्स मिशन है उनका नाम क्या है वो आपको ध्यान रखना चाहिए। एस्परा, पंडोरा, थर्ड जो है स्टार बस्ट, और जो फोर्थ है ये है प्यूओ। ये 4 स्मॉल स्केल एस्ट्रोफिजिक्स के मिशन है, ये नासा ने अप्रूव किए हैं, उनको नाम दिया है पायोनियर्स। व्हेन इज द आर्म फोर्सेज वेटरन्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। देखिए ये जो आर्म फोर्स का जो वेटरन्स डे है ये सेलिब्रेट क्यों किया जाता है। हमारे जो फील्ड मार्शल थे के.एम. करियप्पा, आपको ध्यान रखना है ये क्वेश्चन आ सकता है। के.एम. करियप्पा, के.एम. करियप्पा ये पहले कमांडर इन चीफ थे इंडियन एयर फोर्स के। और ये कब रिटायर हुए, 1953 में रिटायर हुए थे। जो इंडो पाक वेस्टर्न वार हुआ था उसमें यही लीड कर रहे थे के.एम. करियप्पा। एंड टू रिकॉग्नाइज द सर्विस ऑफ के.एम. करियप्पा rendered by him the date 14 February chosen as Veterans Day। तो ये ध्यान रखना आपको, वेटरन्स डे 14 फेब, ये 14 जैन को, 14 जनवरी को। मकर संक्रांति भी आती है इस दिन। व्हाट इज द, ये है
क्लाइड बैंक डिक्लेरेशन। क्लाइड बैंक डिक्लेरेशन क्या है? देखिए ये काफ़ी चर्चा में है। ये है ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर। क्लाइड बैंक डिक्लेरेशन ये एसोसिएटेड है ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर से, क्योंकि अभी जो ये हुआ था COP26, इसमें 20+ मेंबर कंट्रीज ने क्लाइड बैंक घोषणा है, ये क्लाइड बैंक डिक्लेरेशन है, इसमें एंट्री ली है। और इसका क्या उद्देश्य है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है ये है 2025 तक दो या अधिक जो मेन बंदरगाह है उनके बीच कम से कम 6 ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर बनाना। इससे CO2 एमिशन, ग्लोबल CO2 एमिशन की को ध्यान में रख के ये इन्होंने डिक्लेरेशन ज्वाइन किया है। बी इसका करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म मूवमेंट्स वाज द फर्स्ट टू बी स्टार्टेड इन 19th सेंचुरी? में जो पहला मूवमेंट, रिफॉर्म मूवमेंट्स की बात हो रही है, रिफॉर्म मूवमेंट्स 19th सेंचुरी में जो हुआ वो है ब्रह्म समाज। 19th सेंचुरी में आपने सुना होगा, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1828 बाय whom? बाय राजा राम मोहन राय। ये रॉय है। नेक्स्ट देखते हैं, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर। ये जो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट है ये कब इनेक्ट हुआ है? इट वाज इनेक्टेड इन 1981। देखिए 1972, 1986, 81, 1986, ये तीन आपको ध्यान रखने हैं। इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम द मेनेस ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग क्या है? देखिए ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है, ये कमर्शियल ट्रांजैक्शन है बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मल्टीनेशनल ग्रुप्स, मे नॉट बी सब्जेक्ट टू द सेम मार्केट फोर्स। या इनडायरेक्टली कहें तो ट्रांसफर प्राइसिंग क्या है, ये टैक्स में गड़बड़ी है, इलीगल टैक्स रिडक्शन है, या यूं कहा जाए कि टैक्स डॉजिंग है। इट इज़ मेनली फॉर टैक्स डॉजिंग, टैक्स बचाने के लिए सही से नहीं भरना अपनी डिटेल्स वगैरह, उसको ये उसी के रिगार्डिंग टर्म है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा, इट इज़ ए मेथड ऑफ टैक्स डॉजिंग बाय इलिसिट कैपिटल फ्लो आउटसाइड द कंट्री। ये बार बार सुनते हो आप, पनामा पेपर, पंडोरा पेपर, ये इसी से रिलेटेड है। ये आज का टेस्ट था। होप यू लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।